हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लासेस। इसके अंतर्गत टॉपिक जो चल रहा है हमारा आज सेकंड टॉपिक है किसका, बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता जिसको हम कहते हैं। तो क्या कुछ खास है इस क्लास में हम बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं थोड़ा 5 मिनट हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था। तो देख सकते हैं पिछले क्लास की बातें। हमने पिछली क्लास में जैव विविधता स्टार्ट की थी, ठीक है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं उसी के तहत हम पढ़ेंगे, जिसमें से परिचय परिभाषा हो चुका था, जैव विविधता के स्तर देख चुके थे, जैव विविधता के मापन हो चुका था, ठीक है। आज की क्लास में हम कंटिन्यू बातें करेंगे जैव विविधता के लाभ या हानि, जैव विविधता के संरक्षण, संवेदनशील जो है स्थल या हॉट स्पॉट या हॉट स्पॉट जिसको कहा जाता है, आदि आदि। फिर लाल सूची, जैव विविधता के संरक्षण हेतु भारत में उठाए गए कदम। तो आज की क्लास में जितना हो सके उतना हम चलेंगे, उतना हम बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं पिछले क्लास में जो हुआ था, जैव विविधता की परिचय परिभाषा बात किए थे। क्या था जैव विविधता, ये हम जाने थे कि विभिन्न स्थानों पर, कोई भी स्थान हो सकता है, चाहे वो तालाब हो सकता है, वन हो सकता है, जंगल हो सकता है, कहीं भी स्थानों पर यदि वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वहाँ पर जीव जंतु है, वहाँ जीवन है, तो हम क्या कहते हैं, उसको जैव विविधता कहते हैं। जिससे भारत के विभिन्न स्थान देखे थे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत में जैव विविधता अनेक प्रकार के हैं, अलग अलग स्थानों पर उनकी पेड़ों की, ठीक है, उनके वनस्पति की, उन वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु की बहुलता को देखकर वहाँ की जो जैव विविधता अलग अलग होती है। तो भारत में डिफरेंट टाइप के जैव विविधता या डिफरेंट टाइप के बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये बातें हुई थी। फिर परिचय हमने देखे थे, फिर परिभाषा देखे थे। तो किसी स्थान पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की विविधता को हमने क्या कहा था, जैव विविधता। तो सिंपल सी बातें हमने की थी, ठीक है, कि किसी जीव जंतु है तो वहाँ पर जीव जंतु की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, पेड़ पौधों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जैव विविधता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं, सरवाइव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। सिंपल सी बातें थी, ठीक है। और मैंने एक बात भी कही थी, पेड़ पौधों की संख्या और जीव जंतु की संख्या जितनी अधिक होगी, जैव विविधता उतना बेहतर माना जाएगा, पर्यावरण के लिए, हमारे पारिस्थितिक के लिए उतना अधिक होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है। चलिए, फिर आगे हमने बात किए थे किसकी भाई, ये परिभाषा परिचय देख चुके थे। फिर उसके बाद हमने बात की थी जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, प्रजाति विविधता देखने को मिलती है और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। अनुवांशिक विविधता किसको कहते थे हम, कि किसी जाति में मिलने वाली विभिन्न उपजातियों की अनुवांशिक विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता, अनुवांशिक विविधता कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर तितली के जो है विभिन्न उपजाति पाई जाती है, घास के, बंदर की, आदि आदि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनकी अलग अलग जो है जब उपजातियाँ पाई जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी विविधता। प्रजाति विविधता, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले विभिन्न प्रजातियों की जो विविधता है वहाँ उसको हम क्या कहते थे, प्रजाति विविधता। जैसे कि मैंने कहा था, एग्जाम्पल से समझाया था, शेर, भालू, हिरन, साल वृक्ष, सागौन वृक्ष, कुछ घास, खरगोश, बाघ, आदि आदि जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैव विविधता हम कैसे निकालते हैं, किसकी, प्रजाति विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत प्रजाति विविधता कैसे निकालते थे, कि प्रजाति विविधता इज इक्वल टू पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति की जो है जो संख्या है, किसी भी प्रजाति की एक संख्या, ठीक है, को डिवाइड कर देता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में समस्त जीवों की संख्या। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया, हाथियों की प्रजाति की कुल संख्या अगर 50 है और वहाँ पर मिलने वाले जीवों की कुल संख्या कितनी है, 50,000 है,
तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रजाति विविधता कहलाएगी। अगर वैल्यू अगर 0 है तो सर्वाधिक जैव विविधता मानी जाएगी, अगर वैल्यू 1 है तो न्यूनतम विविधता पाई जाएगी। ठीक है, न्यूनतम जैव विविधता या न्यूनतम जैव प्रजाति विविधता पाई जाएगी। तो ये हमने बात की थी भाई। फिर पारिस्थितिक तंत्र विविधता भी हमने देखे थे कि एक बड़े भूभाग में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को हम क्या कहते थे, पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। तो एक बड़ा भूभाग, एक बड़ा स्थान है, वहाँ पर अगर कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ पठारी क्षेत्र है, कुछ मैदानी क्षेत्र है, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है, कुछ दलदली क्षेत्र है, कुछ प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, कुछ तटीय क्षेत्र है, कुछ जलीय क्षेत्र है। यहाँ पर अलग अलग जीव जंतु, यहाँ पर अलग अलग जो वनस्पतियों के मध्य विविधता अगर देखने को मिलती है, तो ये सारे हम क्या कहते थे, ये पूरा एक बड़े भूभाग में अगर ऐसी विविधता पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता माने थे। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता सबसे उच्च स्तर के माने जाते हैं, फिर मध्यम स्तर के प्रजाति विविधता, फिर निम्न स्तर के आपके आनुवंशिकी विविधता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जैव विविधता के क्या थे, स्तर देखिए थे पिछले क्लास में। फिर हमने बात की थी किसकी भाई, जैव विविधता के मापन, मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस प्रकार से मापन कर सकते हैं, एक तो अल्फा जैव विविधता इसके अंतर्गत देखने को मिला था हमें, दूसरा बीटा जैव विविधता देखने को मिला था, फिर गामा जैव विविधता देखने को मिला था। और एक एक करके हमने बातें की थी भाई कि अल्फा जैव विविधता क्या था कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर, ठीक है, मिलने वाले जीव की प्रजातियों की कुल संख्या को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो वो क्या कहलाता है, अल्फा जैव विविधता। ठीक है, चाहे वहाँ पाए जाने वाले वन, जंगल, जीव, ठीक है, तालाब में पाए जाने वाले, जंगल में पाए जाने वाले, वन में पाए जाने वाले, वहाँ के जीवों की कुल संख्या अगर हम क्या कर लें, कुल संख्या को, ठीक है, कैलकुलेट कर ले तो कुल संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी, अल्फा जैव विविधता कहलाएगी। फिर हम बात किए थे बीटा जैव विविधता पर। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जब जीवों का गमन होता है, जीवों के प्रजाति में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, जीवों की प्रजाति में होने वाले परिवर्तन को देखने को मिलता है तो बीटा जैव विविधता कहते हैं। जैसे ये दो पारिस्थितिक तंत्र हमने देखे थे, एक तालाब, ठीक है, ये दूसरा तालाब है, और दोनों तालाब में अगर सर्प की, सांप की कई अगर प्रजातियां पाई जाती है, जैसे प्रजाति नंबर 1, प्रजाति नंबर 2, प्रजाति नंबर 3, प्रजाति नंबर 4, यहाँ पर प्रजाति नंबर 1, 4, 5, C। तो अगर तालाब की 1 की बात करें तो अल्फा जैव विविधता क्या था, कितनी संख्या थी, इसकी संख्या 4 थी, बीटा की 2 थी। ठीक है, 2 कौन सा, 2 और 3। ठीक है, सांप की जो है दूसरी प्रजाति, सांप की तीसरी प्रजाति, इनको हमने क्या माने थे, इसको बीटा माने थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं था। ठीक है, जो कॉमन नहीं है यहाँ पर उसको हमने क्या माने थे, बीटा जो है, तो इसको इस प्रकार से निकाले थे हमें पिछले क्लास में। फिर तालाब नंबर 2 में भी हमने देखे थे जैव विविधता, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से यहाँ, और 2 कौन कौन से, 5 और 6, 5 और 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 कॉमन नहीं है, जो कॉमन दूसरे में नहीं है उसको हम क्या कहते थे, और बीटा जैव विविधता लिए थे। क्लियर है बातें। फिर गामा जैव विविधता देखे थे, और गामा जैव विविधता क्या था, कुछ नहीं था भाई कि अल्फा जैव विविधता और बीटा जैव विविधता के जो है योग को हम क्या माने थे, गामा जैव विविधता। तो पूर्व एग्जाम्पल में हमने कहा था कि अल्फा जैव विविधता अगर 4 है और बीटा जैव विविधता 2 है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 6 क्या है, इसकी गामा जैव विविधता है। क्लियर है बातें। तो पिछला क्लास हम देख चुके हैं, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू कहाँ से करेंगे भाई, अभी आप देखें अल्फा बीटा गामा जैव विविधता, इसके मापन। अब बात करेंगे जैव विविधता के से मिलने वाले हानि और लाभ, जैव विविधता के संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, हॉट स्पॉट और हॉट स्पॉट क्या है, आदि आदि की हम चर्चा करेंगे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास यहाँ से। सबसे पहले देख लेते हैं जैव विविधता के संरक्षण।
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, जैव विविधता कहने का मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु को, खासकर जीव जंतु को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं, जैव विविधता के संरक्षण। ठीक है, या जिसे बोल सकते हैं कंजर्वेशन ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, जैव विविधता को कैसे संरक्षण किया जा सकता है। अरे यार, चलिए, तो इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। इसके दो प्रकार हैं, रोकने के दो प्रकार कहने का मतलब दो तरीके हैं। एक तरीका क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। एक कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण, या जिसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरा कहलाता है, क्या है, परस्थानीय संरक्षण, या जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स सिटू। क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो आपको पता लग गया होगा कि हम क्या देखने वाले हैं, किस प्रकार से हम जीवों को किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, जीवों को हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो दो उपाय हैं संरक्षित करने का सॉरी। एक कहलाता है स्वस्थानीय। ठीक है, स्वस्थानीय कहने का मतलब स्वयं के स्थान पर, ठीक है, उनके जीव के स्थान पर यदि हम संरक्षण करें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखना चाहें तो इसके लिए, ठीक है, जब जीवों एवं पादपों के संरक्षण हेतु संरक्षण के उपाय उनके प्राकृतिक वास स्थान पर जब करते हैं, उनके प्राकृतिक वास स्थान पर की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। यहां पर अगर परस्थानीय की बात की जाए, ठीक है, तो जब इसको यहीं पर लिख देता हूं, अभी फिलहाल हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, एक पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद परस्थानीय देखेंगे। तो मैंने क्या लिखा भाई, कि जब जीवों एवं पादपों का संरक्षण के उपाय उसके प्राकृतिक वास स्थान पर ही रहकर की जाती है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वयं के स्थान पर, स्वस्थानीय से मीनिंग क्या है, स्वयं के स्थान पर। अब इसको जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, उन्हीं के स्थान पर अगर रखें, जैसे कि आपके अभ्यारण्य हो सकते हैं, अभ्यारण्य में आप संरक्षण देते हैं जीवों को। राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ठीक है, जैवमंडल, जैवमंडल, ये देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अभ्यारण्य क्या है, जैवमंडल क्या है, कितने जैवमंडल क्षेत्र है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल अभी संरक्षण कहाँ की जाती है वो देखते हैं, जैवमंडल क्षेत्र, ठीक है। फिर संरक्षित वन, संरक्षित वन, सामुदायिक वन, सामुदायिक वन आदि में, ठीक है। तो जैसे कि अभ्यारण्य हमने देखे थे छत्तीसगढ़ में भी हम पढ़े, छत्तीसगढ़ की क्लास अगर में देखें, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं, हम पढ़े थे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़े थे, ठीक है, हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, हम घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की क्लास अगर आप में देखें तो, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभ्यारण्य है, आप देख सकते हैं, ये जैवमंडल क्षेत्र है, ये संरक्षित जो वन क्षेत्र है, सामुदायिक वन क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर जीवों को हम क्या करते हैं, जीवों को उनके ही वास स्थान पर, जीवों और पादपों के उन्हीं के वास स्थान पर हम क्या करते हैं, अभ्यारण्य घोषित कर देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं, और जीवों को उन्हीं के आसपास हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जीवों को उन्हीं के आसपास क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है। चलिए ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बातें जिसको हम कहते थे पर स्थानीय संरक्षण, इसको हम यहां लिख सकते हैं। दूसरा क्या कहलाता है, पर स्थानीय संरक्षण। और पर स्थानीय संरक्षण या जिसे हम कहते हैं एक्सी2, एक्सी2 कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, पर स्थानीय संरक्षण। इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है कि भाई जब जीव जंतु एवं पादपों को, जब जीव जंतु एवं पादपों को या पादपों का संरक्षण एवं पादपों का संरक्षण उनके वास स्थान के स्थान पर, वास स्थान के स्थान पर क्या करते हैं, उन्हें किसी अन्य, उन्हें किसी अन्य स्थान पर, उन्हें किसी अन्य स्थान पर संरक्षित करते हैं, ठीक है, संरक्षित करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पर स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पर स्थानीय संरक्षण। समझते हैं, संरक्षण कहते हैं। नाम से समझ आ रहा होगा, नाम से स्पष्ट आपको समझ आ रहा है। पर स्थानीय, पर मतलब दूसरे, स्वस्थानीय मतलब स्वयं के स्थान। तो जहाँ जीव जंतु है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, उन्हीं के स्थान में अगर संरक्षण दे गए तो स्वस्थानीय कहलाएगा। लेकिन जब उसको दूर ले जाके कहीं दूसरे जगह उनको संरक्षण प्रदान करें तो वो क्या कहलाएगा, पर स्थानीय संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। पर मतलब दूसरा, ठीक है। चलिए दूसरे स्थान अगर हम बात करें एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे जो बेहतर एग्जाम्पल आप जानते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है, क्या है, चिड़ियाघर।
सॉरी, चिड़ियाघर में क्या करते हैं, दूसरे जो जीव होते हैं, ठीक है, दूसरे जगह के जो जीव होते हैं, ठीक है, उसको चिड़ियाघर में लाते हैं और चिड़ियाघर में लाकर उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चिड़ियाघर है। अब जब आप देखते हैं, ठीक है, वनस्पति उद्यान है, वनस्पतियों के लिए क्या है, वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान। आपके जंतु उद्यान हो गए, जंतु उद्यान, ठीक है, आपके बीज बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया आदि। ठीक है, तो चिड़ियाघर में, वनस्पति उद्यान में, देखिए वनस्पति उद्यान और बीज बैंक दोनों किसके लिए हैं, पादपों के लिए हैं। चिड़ियाघर और जंतु जो उद्यान है वो किसके लिए है, जंतु के लिए है। ठीक है, किसके लिए, जंतु के लिए। तो वो जो है जब हम क्या करते हैं, जब दूसरे जगहों से लाकर, ठीक है, चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, उसको संरक्षित प्रदान करते हैं। जैसे गार्डन टाइप बना दिया आपने, उद्यान, जैसे उद्यान से स्पष्ट है, ठीक है, वनस्पति उद्यान, उद्यान बना दिया, ठीक है, एक गार्डन टाइप आपने बना दिया, तो वहां अगर आप संरक्षण प्रदान कर रहे हैं उन जो है पादपों को, उन पेड़ पौधों को, चिड़ियाघर में आप किसी जीव को लाकर संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पर स्थानीय संरक्षण। तो आपको समझ में आ गया होगा पर स्थानीय क्या है, स्वस्थानीय है क्या है। ठीक है, तो संरक्षण प्रदान ये जरूरी है। अब क्यों करेंगे संरक्षण प्रदान, आपको पता चल जाएगा जब मैं बताऊंगा जैव विविधता के लाभ क्या है और जैव विविधता के से हमें हानि क्या होता है। हमें कहने का मतलब जैव विविधता को क्या लाभ है, ठीक है, जैव विविधता से हानि क्या क्या मिलती है और लाभ क्या है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह से। चलिए, तो संरक्षण दो तरह से हम प्रदान कर सकते हैं। मैंने कहा था ये सारी बातें ये अलग से हम करेंगे चैप्टर के लास्ट में। हम अभ्यारण्य क्या है, ठीक है, अभ्यारण्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या मनुष्य को इजाज़त है, क्या जा सकते हैं नहीं जा सकते, लकड़ी बुन सकते हैं नहीं बुन सकते, जो है पशु पक्षी चला सकते हैं नहीं चला सकते, जो है अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव विविधता क्षेत्र में, सारे स्थानों पर हम बात करेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान कौन भारत में कहाँ कहाँ पर है, कि कौन कौन से जीव जंतु को वो संरक्षण प्रदान की जा रही है, अभ्यारण्य कहाँ पर है, कितना कितना है, जैवमंडल क्षेत्र किसको कहा जाता है और जैवमंडल क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर बफर जोन क्या कहलाता है, ठीक है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या कौन सा है, यहाँ पर क्या लकड़ी चुन सकते हैं, क्या यह मनुष्य को जाने की इजाज़त है, आदि वगैरह वगैरह की बातें हम अलग से हम करेंगे। फिलहाल ये चल रहा है तो चलिए दीजिए, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल क्षेत्र कितने हैं भारत में और क्या क्या है, कौन कौन से हैं और कौन कौन से जीव को संरक्षण प्रदान की जा रही है, ये सारी चर्चा हम करेंगे अंतिम में, बाद में। सॉरी, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जैव विविधता के लाभ एवं हानि। जैव विविधता के लाभ एवं हानि। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लाभ है क्या हानि है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लाभ की। किसकी बात कर लेते हैं, लाभ की। तो क्या क्या लाभ मिलता है, तो जैसे कि जैव विविधता से हमें मृदा मिलता है। ठीक है, क्या है मृदा, कहने का मतलब मिट्टी, मृदा कहने का मतलब हमें मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए पदार्थों का क्या करना है, पदार्थों का पूर्व चक्रण मिलता है, पूर्व चक्रण, ये सब क्या है देखेंगे। ठीक है, परागण जैव विविधता से हमें क्या देखने को मिलता है, परागण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इनके ये लाभ है।
जैव विविधता से हमें लाभ मिलता है जो है अन्य जैसे खाद्य फसलें देखने को मिलती हैं, खाद्य फसलें, ठीक है। फिर मांस मिलता है, लकड़ी मिलता है, लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। रेशम प्राप्त होता है, रेशम, औषधि प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, औषधि, ठीक है। कहने का मतलब है दैनिक जीवन की सारी सुविधा हमें जैव विविधता से मिलती है, ठीक है। तो एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि दैनिक जीवन की, ठीक है, दैनिक जीवन की सारी सुविधाएं, सारी सुविधाएं हमें जैव विविधता से मिलती है। हमें किससे मिलती है, जैव विविधता से मिलती है, विविधता से प्राप्त है। और बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि इतने हैं, बहुत सारे, जितने भी अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण से जो आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। आप जाते हैं जंगलों में लकड़ी चुनते हैं, ठीक है। अब भाई अभी तो उज्ज्वला योजना के तहत दे दिया है, ठीक है, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हो रहा है, ठीक है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस सिलेंडर तो वितरण कर दिया है, ठीक है, लेकिन गरीब तबके की होने के कारण अब गैस तो ख़त्म हो गया है, और गैस ख़त्म होने के बाद भराने की जो है, ठीक है, उतना जो उनके पास सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर से वहीं पर टर्न मार चुके हैं, फिर से वहीं पर लकड़ी चुनना स्टार्ट हो चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में, आप देखेंगे, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो लकड़ी के लिए, ठीक है, आपको रेशम का लाभ होगा, औषधि का लाभ होगा, मांस वहाँ से प्राप्त होगा, खाद्य फसलें होगी, ठीक है। वहाँ पर परागण, यहाँ के जो जैव विविधता से जो मधुमक्खी जो कीड़े मकोड़े हैं वो परागण करते हैं। देखिए परागण का मतलब क्या है, यहाँ पर एक शब्द आया है, ये बायोलॉजी का शब्द है परागण। परागण कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए फूलों में क्या होता है, फूलों में अगर निषेचन की हम बात करें, ठीक है, फूलों में अगर हम निषेचन की बात करें तो निषेचन जब होता है तो क्या करते हैं, यहाँ के जो है जो कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर दूसरे एक, ठीक है, एक फूल का, ठीक है, या कह सकते हैं एक वनस्पति के दूसरे वनस्पति में या खुद के वनस्पति में जब निषेचन होता है, निषेचन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, जो है आपके कीड़े मकोड़े द्वारा, तो उसको हम कहते हैं परागण। परागण के दो भाग हैं, एक कहलाता है स्वपरागण, एक कहलाता है परपरागण। जब निषेचन की क्रिया खुद अपने ही, कहाँ पर, अपने ही जो है क्या है, पौधों के अंतर्गत अपने ही फूलों में ये जब होती है उसे स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और ये जब एक जो है दूसरे पर, ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए नर और मादा, यहाँ पर ये भी मैं बता दूं किसके किसके भी, नर और मादा, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, नर पाए जाएंगे, मादा पाए जाएंगे, नर और क्या है, मादा, यहाँ पर भी नर पाए जाएंगे, यहाँ पर भी मादा पाए जाएंगे। तो अगर एक नर जो है अपने ही मादा के साथ ये जो निषेचन करता है, ठीक है, इन्हीं के अपने ही मादा के साथ, इन्हीं पेड़ में उपस्थित मादा के साथ निषेचन करता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जब एक नर दूसरे पौधे के मादा के साथ निषेचन करते हैं उसे परपरागण कहते हैं। तो ये लाभ होता है, इससे क्या है, जो है आपके जो ग्रोथ होगा, ठीक है, इनसे क्या है आपके जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो परागण से पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है, जैसे कि मैंने कहा कि जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ने से पहले हम देखे थे तो बहुत सारे अब जो है हमने खाद्य जाल, खाद्य संरक्षण देखे थे, ठीक है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला देखे थे। उसके अंतर्गत हमने देखे थे कि एक जो है जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है और एक दूसरे को मार कर खाते हैं, और इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता रहता है। तो पदार्थों का पुनर्चक्र आपको देखने को, मिट्टी प्राप्त होती है, मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पोषक तत्व मिलेगा, मिट्टी में क्या होगा, पोषक तत्व होगा, पोषक तत्व और पोषक तत्व होगा, और ये पेड़ों के लिए फ़ायदा है, पेड़ पौधों के लिए फ़ायदा है, साथ ही साथ मनुष्य के लिए भी फ़ायदा है। मनुष्य के लिए कैसा है, जब पोषक तत्व होगा तो आप क्या कर सकते हैं, खाद्य फसलें अच्छे से उगा सकते हैं। तो जैव विविधता से हमें बहुत सारी लाभ होती हैं। जैव विविधता कहने का मतलब पर्यावरण से, पारिस्थितिक से,
ठीक है। इस इकोसिस्टम से हमें बहुत सारी चीज़ें लाभ देखने को मिलती हैं। तो दैनिक जीवन के अंतर्गत हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब जब तक वो पेड़ पौधे हैं, जब तक जीव जंतु है, तब तक हम संरक्षित हैं, तब तक हम तो सेफ हैं। ठीक है। हमें खाने पीने की हमें अन्य प्रकार की जो है चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक है। इमारती लकड़ी वगैरह, रेशम वगैरह, मांस, औषधि, दुनिया भर की तमाम सारी सुविधाएं, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती हैं? हमें वनों से प्राप्त होती हैं। तो ये क्या है? ये हमारे लिए क्या है? लाभ है। और जैव विविधता को अब इससे देखिए, जैव विविधता के ये लाभ हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, वहाँ के जीव जंतु को प्राप्त होता है, लेकिन जैव विविधता की हानि भी है। कहने का मतलब हमें नहीं, जैव विविधता को हानि है। और जैव विविधता को किस प्रकार की हानि है, किन किन से हानि है, ये हम देखेंगे। ठीक है। जैव विविधता के ह्रास बोल सकते हैं या हानि बोल सकते हैं। ठीक है। जैव विविधता के हानि बोल सकते हैं या ह्रास बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये हानि कैसा होता है, ह्रास कैसे होता है, ये हम देखेंगे। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। एक तो आपके जो है प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। जैव विविधता को हानि प्राकृतिक कारणों से पहुंच सकता है। ठीक है। हानि, हाँ से हानि के कारण हम अगर डायरेक्ट लिख दें, हाँ से हानि के कारण अगर डायरेक्ट लिख दें। ठीक है। तो एक तो मैंने क्या कहा, दो तरह से हो सकते हैं। एक तरफ तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण, ठीक है, या प्राकृतिक कारक, और दूसरा है मानव जनित कारक, मानव जनित कारक। सॉरी। अब देखिए, प्राकृतिक कारक क्या कौन से हो सकते हैं जो जैव विविधता को हानि पहुंचाए या जैव विविधता को ह्रास कर दे। ठीक है। एक तो आपको नजर आएगी कौन से प्राकृतिक कारण में, जैसे बाढ़ का आ जाना, पहले लिख लेते हैं, बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, ठीक है, भूस्खलन हो जाना, कहने का मतलब भूकंप, बाढ़ आ जाना, कोई महामारी आ जाना, महामारी आ जाना, ठीक है, परागण की कमी, भूस्खलन, भूस्खलन आदि। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, जो कारक हैं, वो प्राकृतिक कारण हैं। जैसे अगर बाढ़ आ जाता है तो आप देखते हैं बाढ़ आ जाने से क्या होगा, वहाँ की मिट्टियाँ खराब हो जाएगी, कहने का मतलब बह जाएगी। जब मिट्टी बह जाएगी तो मिट्टी बह जाएगी तो वनस्पति भी क्या है, कमज़ोर हो जाएगा। देखिए मिट्टी क्या करता है, वनस्पति को पकड़े रहता है। ठीक है। तो बाढ़ आने से पेड़ पौधे भी जो है एक तरह से नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई बाढ़ आएगा तो जीव जंतु क्या होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, जीव जंतु भी बहकर नदी में चले जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएगा, एक तरह से टूट जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, वहाँ की मिट्टियाँ बर्बाद हो जाएगी बाढ़ आने से। भूकंप आने से, पूरी तरह से भूकंप आने से अगर जो वहाँ पर पूरा नष्ट होगा, चौपट हो जाएगा। यदि वो स्थान जहाँ पर संरक्षित है वो स्थान, ठीक है, वहीं पर अगर बाढ़ आ जाता है, वहीं पर भूस्खलन हो जाता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती। कोई महामारी फैल गए, जंतुओं के संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित कोई महामारी फैल गया, तब जैव विविधता को खतरा है। ठीक है। बाढ़ से खतरा, भूकंप, भूस्खलन, महामारी, जैसे पैंडेमिक आया था अभी हमारे, अभी भी चल रहा है, कहने का मतलब जो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है, वो पैंडेमिक जो है 2-3 साल से चल ही रहा है। ठीक है। तो उससे हमें खतरा है, मनुष्यों को खतरा है। तो उसी प्रकार का कोई अगर महामारी जीव जंतु से संबंधित, पेड़ पौधे से संबंधित अगर फैल गया, अगर हो गया, तो वहाँ पूरी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, हमारा पर्यावरण खत्म हो जाएगा। ठीक है। वहाँ के वास स्थान, जीव जंतुओं के वास स्थान खत्म हो जाएगा। तो प्रकार से हानि है, ठीक है, खतरे में है, ठीक है, हाथ से हो रहा है। तो ये
कौन से कारक हैं? ये प्राकृतिक कारक हैं। एक होते हैं मानव जनित कारण। तो मानव जनित कारक कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो एक तो आवास का विखंडन हो सकता है, आवास का विखंडित होना। पहले लिख लेते हैं, एक एक करके बातें करेंगे। आवास का विखंडन हो सकता है। दूसरी बातें, ठीक है, शिकार, ठीक है, शिकार करना। तीसरी बातें, ठीक है, कृषि का जो है प्रसार, ठीक है, क्या है? कृषि का प्रसार। जनसंख्या, मानव जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि, मानव जनसंख्या में वृद्धि। विदेशी, जो विदेशी है, विदेशी प्रजाति का प्रवेश। ठीक है, प्रदूषक, जो प्रदूषण खत्म करने, जो प्रदूषक है, ठीक है, पहले बात करते हैं। प्रदूषक जैसे डीडीटी, ठीक है, डाइक्लोफेन आदि क्या करते हैं? ये मानव जनित कारण। अब समझते हैं मानव जनित कारण के अंतर्गत ये सारी बातें क्या क्या है। आवास का विखंडन। आवास, किसके आवास का विखंडन भाई? किसके आवास का विखंडन? हमारे नहीं, उस जीव जंतु के वास स्थान आवास का विखंडन। और वो कैसे होगा? देखिए अभी क्या है, पहले की ज़माने में, ज़माने कहने का मतलब 15-20 साल 30 साल आप पीछे जाएंगे तो हमारे भारत में या कहीं भी आप देखने को मिलेगा तो आपको जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी की स्थिति में क्या है, अभी की स्थिति में ज़्यादातर नहीं देखने को मिले। ये कारण क्या है? आवास का विखंडन। किस प्रकार से विखंडन देखने को मिलेगा? जैसे आप कहीं फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कहीं आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं, कहीं आप घर बना रहे हैं, कहीं आप कुछ जो है मकान कुछ भी तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या है कि आवास का विखंडित। किसके आवास का? वहाँ के जीव जंतु, किसके? जीव जंतु के आवास का विखंडन हो रहा है। तो आप देखते हैं पहले जो जंगल था उस जंगल को क्या कर दिए, साफ कर दिए, और साफ करने पर उस वहाँ पर फैक्ट्री डाल दिए, ठीक है, वहाँ पर क्या कर दिए, फैक्ट्री डाल दिए, वहाँ पर कुछ उद्योग खोल दिए, वहाँ पर कोई जो है अगर आसपास जो रोड पर जो है मान के चलिए आपके वन क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर हटा के उसको वन को काट के वहाँ पर आपने घर बना लिया, ठीक है। ये सारी क्या है, ये मानव जनित कारक है। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो मानव की जितनी जनसंख्या, देखिए मानव की जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, मनुष्यों की जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है भारत में, उतने ज़्यादा जो है वो उपभोग करेंगे दूसरी चीज़ों का, ठीक है। अब भाई पहले क्या होता था कि एक मकान में रह जाते थे 8-10 लोग, होता था कि नहीं, एक मकान में 8 से 10 मेंबर्स रह जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग मकान चाहिए, अलग अलग जो है रूम चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जनसंख्या का जब विस्फोट होता है तो अब देखिए अलग अलग रूम चाहिए, अलग अलग मकान चाहिए, तो वहाँ पर जो वास स्थान होंगे जीव जंतु के, तो उसको क्या करेंगे, सफाई कर देंगे, सफाई करके वहाँ घर बना लेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री बनाना, घर बनाना आदियों का जब विस्तार लगातार हो रहा है तो जीव जंतु के आवास टूट रहे हैं, उसका विखंडन हो रहा है। अब देखते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि जब जंगल पूरी तरह से जो है, ठीक है, बर्बाद हो जाता है, जंगल साफ हो जाता है, जंगल नहीं रहता, वन नहीं रहता, पेड़ पौधे नहीं रहते, तो वहाँ के जीव जंतु फिर आप देखते हैं कि शहरों में भटकने लगते हैं, ठीक है। कारण क्यों? क्योंकि वहाँ के वास स्थान विखंडित हो गए। पहली बात ये। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि शिकार, ठीक है, शिकार करने से आप देख सकते हैं किसी का शिकार करेंगे तो वहाँ के जीव जंतु की जो प्रजातियाँ हैं वो लगातार नष्ट होगी,
ठीक है। अब तो खैर शिकार में प्रतिबंध लग गया है, पहले ठीक है नहीं था, तो पहले शिकार करते थे, मनोरंजन के शिकार करते थे। जो आप सुने होंगे, जो बड़े जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, अभी तो मनोरंजन के लिए आपके पास बहुत सारी सुविधा है, यूट्यूब है, जाके देख सकते हैं, टिकटॉक आ गया आपका, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, ठीक है, और ऊपर से आप गेम कुछ भी खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, बहुत सारे आपके जो है गेम खेल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मनोरंजन की सुविधा हो सके। लेकिन इसके पहले, बहुत पहले क्या होता था, शिकार एक प्रकार का क्या हो गया था, जो है मनोरंजन हो गया था। जो राजा थे और जो बड़े बड़े लोग हैं, वो शौक के लिए शिकार करने जाते थे, ठीक है। और अगर इतिहास उठाकर देखिए तो शिकार तो पहले से शिकार करके ही अपना जीवन यापन, जब हम खाना बदोश थे, जब हम कुछ नहीं जानते थे तो शिकार करके ही जीवन यापन करते, तो वो तो खैर अलग बात होती। तो वो उस समय क्या था, वो नेसेसरी था, वो जरूरी था, ठीक है, वो क्या था उस समय जरूरी था, वो नेसेसरी था, नीड था कि भाई शिकार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, ठीक है। तो शिकार से ही उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन अभी तो सब चीज़ हो गया, अब फसल उगा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, फसल है, तो अब शिकार करने की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी शिकार किया जाता था, ठीक है। तो इसी को रोक दिया गया है बाद में। लेकिन शिकार कहीं कहीं अब भी कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह में कोई जो है आपके देखने को मिलता है कि यहाँ के जो है लोकल लोग शेर का खाल बेच रहे हैं या इसका खाल बेच रहे हैं, ठीक है, इसका स्मगलिंग कर रहे हैं, खालों का स्मगलिंग कर रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है, ये शिकार, शिकार के लिए, ठीक है। तो अभी भी कहीं कहीं होता है। तो अगर आप इसको रोक देते हैं तो जंतुओं का, जीवों का अगर शिकार का बंद हो जाएगा तो उनकी प्रजातियों में वृद्धि होगी, और प्रजाति में वृद्धि होगी तो उनकी जंतुओं में वृद्धि होगी, तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, ये सही मायने में बेहतर होगा। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, जब तक पर्यावरण है, जब तक जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तब तक हम जिंदा हैं, ठीक है। बिना उसके हम निर्भर नहीं, ठीक है, बिना उसके क्या है हम बिलीव नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ पर देखिए शिकार की बात हो गई। फिर कृषि का विस्तार भी आपको देखने को मिलता है। कृषि करने के लिए कृषि का विस्तार पहले, ठीक है, पहले ज़माने में एक होता था झूम कृषि। आप समझते हैं ना, झूम कृषि जानते हैं, झूम कृषि। झूम कृषि कहने का मतलब है यहाँ पर क्या की जाती थी, किसी कोई जंगल है, कोई जंगल है, उस जंगल को पूरी तरह से सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद इसको जला देते हैं। जलाने के बाद यहाँ पर खोद खाद के यहाँ पर जो है कुछ पोषक तत्व, एक दो साल तक पोषक तत्व हो जाता है, तब तक इसको ऐसे ही रख देते हैं। फिर यहाँ पर कृषि करते हैं, फिर दूसरे स्थान पर जाके फिर से कृषि करते हैं, फिर वही काम करते हैं, जंगल वंगल पेड़ काटेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे स्थान पर कृषि करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग स्थान पर, जिसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि, ठीक है, क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ब्रेक के बाद। एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था, ठीक है। चलिए, तो देखिए कृषि का प्रसार से आपको देखने को मिलता है मानव जनित कारण, फिर मानव जनसंख्या वृद्धि, शिकार से, जैसे कि मैंने कहा झूम कृषि आप जानती ही हैं, ठीक है। एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, जिसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या है, पेड़ पौधे बर्बाद होते हैं, यहाँ पर जो है वनस्पति है, जहाँ वन है पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो उनके जब वास स्थान खत्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं। फिर मैंने कहा मानव जो है जनसंख्या वृद्धि, फिर विदेशी जो प्रजाति हैं, जब विदेशी प्रजाति जो है प्रवेश कर जाती है तो वहाँ के जो पोषक तत्व है, जैसे जो है आपकी वनस्पतियों में देखने को मिलता है विदेशी प्रजाति, या फिर जीव जंतु में विदेशी प्रजाति आ जाती है। जब विदेशी प्रजाति आ जाती है तो वहाँ के जो लोकल जीव जंतु हैं, ठीक है, उनको क्या पहुँचता है, हानि पहुँचता है, ठीक है। फिर प्रदूषक, जैसे प्रदूषण खत्म करने वाले जो डीटीटी वगैरह छिड़काव करते हैं, जैसे हम कृषि कर रहे हैं तो उसके लिए अगर कीड़े मकोड़े पड़ गए तो उसके अगर छिड़काव करते हैं, ठीक है, उसके जो है अगर छिड़काव की जाती है तो यहाँ के जो है उर्वर जमीन क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, फिर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, ना कुछ नहीं होंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कारण है। तो मानव जनित ये सारे क्या है, कारण है, ठीक है। ये पूरा प्राकृतिक कारण है, इधर क्या है, मानव जनित कारण है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है लाभ क्या मिलता है, आपको क्या है, हानि क्या मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हॉट स्पॉट क्या है, या हॉप एवं हॉप स्पॉट क्या है, ठीक है। चलिए, एक होता है हॉट स्पॉट, या जिसे हम कहते हैं क्या, संवेदन, क्या है, संवेदनशील स्थल, या जिसे कहा जाता है हॉट स्पॉट, ठीक है। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट्स, संवेदनशील स्थल। चलिए अब समझते हैं। अब देखिए, अभी हमने देखे हैं ये सारे कारण, क्या देखे थे, ये सारे कारण देखे थे, चाहे मानव जनित कारण या प्राकृतिक कारण देखे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये सब कारण हमने देखे। अब देखिए प्राकृतिक स्थल पर वे जो है, प्राकृतिक स्थल पहले लिख लेते हैं, हम पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे। वे प्राकृतिक स्थल जहां वन्य जीव एवं वनस्पतियां वन्य जीव एवं वनस्पतियां की विभिन्न प्रजातियां की विभिन्न प्रजातियां की अस्तित्व संकटग्रस्त है, या अस्तित्व संकट में है, या संकटग्रस्त है, ठीक है। वे स्थान क्या कहलाते हैं, या वह स्थान क्या कहलाते हैं, वह स्थान हॉट स्पॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह स्थान हॉट स्पॉट कहलाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि वे प्राकृतिक स्थल जहां पर वन्य जीव एवं वनस्पति इनके खतरे मंडरा रहे हैं, इनके कुछ प्रजातियों के खतरे मंडरा रहे हैं, खतरे में हैं, ठीक है।
ऐसे स्थान को हम संवेदनशील स्थान या उसको हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, एक भाई साहब थे जिसका नाम था, ठीक है, एक ब्रिटिश पर्यावरणवाद थे, ठीक है, जिसका नाम था नॉर्मन मैर। क्या नाम था? एक नाम था नॉर्मन मैर्स, और ये एक क्या थे? ब्रिटिश पर्यावरणविद। इन्होंने क्या कहा था? 1988 में, 1988 में क्या कहा था कि जिस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर जीव खतरे में है, ठीक है, जीव एवं वनस्पति, मैंने क्या कहा? जीव एवं वनस्पति खतरे में है। उन स्थानों को वीडियो हटा देता हूं मैं अपना। उन स्थानों को क्या कहा है? हॉट स्पॉट कहा है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक स्थल खतरे में है, जहां पर जीव जंतु खतरे में हैं, उनको क्या कहा है? हॉट स्पॉट। किसने कहा? नॉर्मन मैर ने कहा। कब? 1988 में। ठीक है, चलिए, और इन्होंने एक क्या दिया? कुछ शर्तें दी, हॉट स्पॉट के कुछ शर्तें दिया। जैसे अगर हम बात करें, क्या है? हॉट स्पॉट्स की शर्तें, हॉट स्पॉट की शर्तें क्या क्या होंगी, देखते हैं। एक तो पहले नंबर की शर्त ये है कि भाई सब स्थानीय जो प्रजाति हैं, ठीक है, स्थानीय प्रजातियां, ठीक है, स्थानीय प्रजाति की संख्या क्या हो? अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। स्थानीय प्रजाति की संख्या क्या हो? अधिक हो। इसकी जो है शर्तें हो। यदि स्थानीय प्रजाति की संख्या अधिक होती है और उन जीवों को खतरा होता है, किसी प्रकार का खतरा होता है, तब हम उस कैटेगरी में फिट करते हैं, हॉट स्पॉट की कैटेगरी में फिट करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर विश्व की हम बात करें, यदि हम किसकी बात करें? पूरे विश्व की बात करें। देखिए, स्थानीय प्रजाति की संख्या अधिक होगी और खतरा उस पर मंडरा रहा होगा, तो ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? संवेदनशील स्थान की कैटेगरी में फिट करते हैं। तो अगर पूरे विश्व की हम बातें करें, पूरे विश्व में, तो विश्व में जो संवेदनशील, देखिए यहां पर अगर हम देखें हॉटस्पॉट कहां पर देखने को मिलेगा? संवेदनशील विश्व में। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा ग्लोब, और ग्लोब के बीचों बीच, ग्लोब को दो भागों में जो बांटता है बीचों बीच, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री, या इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं भाई? विषुवत रेखा। और इसी को हम कह देते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्या है? 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री हम अगर नीचे जाते हैं, 23.5 डिग्री अगर नीचे जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? मकर रेखा। और आप जानते हैं, अगर आप पढ़ें तो इन्हीं के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा?
इन्हीं के आसपास यहाँ पर जो है आपका तापमान अधिक होगा एज कम्पेयर टू दोनों। देखिए ये वाले जो स्थान की अगर मैं बात करूं और इस वाले स्थान की मैं बात करूं, ठीक है, ये दोनों स्थान की अगर मैं बात करूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, इन दोनों स्थानों की बात करूं और ये वाले स्थान की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वाले स्थान पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी। अब जब वर्षा अधिक होगी तो जीव जंतु जो पेड़ पौधे अधिक होंगे, पेड़ पौधे जाहिर सी बात अधिक होंगे। जब पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जाहिर सी बात है जीव जंतु निवास करेंगे, जीव जंतु, ठीक है, निवास करेंगे, वहां पर निवास करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है ना भाई। तापमान अधिक होता है, उच्च तापमान होता है, यहाँ पर सबके कंपेयर में तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, पेड़ पौधे अधिक होते हैं, ठीक है। जब वर्षा होगी तो पेड़ पौधे होंगे, जब पेड़ पौधे अधिक होंगे तो वहाँ पर जीव जंतु निवास करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा यहाँ पर जहाँ पर आपके पेड़ पौधे जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर वहाँ के जो है, ठीक है, वहाँ पर खतरा, ठीक है, जो भी मंडरा रहा है खतरा, ठीक है, जो भी खतरा मंडराएगा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत, इन्हीं के अंतर्गत रहेंगे। तो विश्व में ये जो स्थान आप देख रहे हैं इतने बीच का, ठीक है, इसे बीच का स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे तो टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान कम होगा, ठीक है, यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर वर्षा भी कम होगा, वर्षा कम होगा, पेड़ पौधे न के बराबर, पेड़ पौधे भी कम, ठीक है, पेड़ पौधे कम, फिर आपका जीव जंतु निवास ही नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो बीच के जो स्थान है जहाँ पर कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा तक के स्थान, ये पूरे के पूरे आप देखने को मिलेंगे, ये पूरा क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट कहलाता है। ये जगह क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट कहलाता है, संवेदनशील स्थल है, कहाँ पर, पूरे विश्व में, ठीक है। कहा जाता है विश्व में लगभग कितने हैं, 36 संवेदनशील स्थल हैं, ठीक है। इनमें से ये जो पूरे स्थानों पर ही जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और इन ही स्थानों के बीच की जो है क्षेत्र में कम से कम 36 विश्व में क्या है, 36 क्या है, हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है। विश्व में कुल टोटल क्या है, 36 हॉट स्पॉट है। और 36 हॉट स्पॉट में से अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कितने हैं, 4 हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत में कुल कितने, 4 हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें भारत में 4 क्या है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। और हॉट स्पॉट कहाँ पर है आपकी, कौन कौन से स्थान पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये अगर ये भारत है, ठीक है, तो भारत के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट है। तो जहां पर देखिए, जहां पर जितनी ज़्यादा वर्षा होगी, जहां पर जितना बड़ा जो है तापमान होगा, जितना ज़्यादा आपकी जो है पेड़ पौधे होंगे, उतना ज़्यादा वहां पर आपको जो है नज़र आएंगे कौन, जीव जंतु। तो वहां पर वो खतरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। साथ ही साथ आपका भारत में अंतर्गत देखिए जाए तो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है, आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और कुछ कुछ स्थान आपके जो है मैमार्क वाले क्षेत्र हैं, भारत सीमा मैमार्क वाले क्षेत्र, तो इसको एक ही गिन लें, ठीक है, भारत सीमा मैमार्क वाले क्षेत्र। चलिए, तो आपके क्या है, ये कौन सा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, आपके पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, आपकी जो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार जो है द्वीप समूह, ठीक है। फिर आपका भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार, म्यांमार सीमा,
आदि स्थानीय क्या है, हॉट स्पॉट की कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये है जहाँ पर जितनी है भारत में 4 से 5 क्या है हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं। तो हॉट स्पॉट समझ गए, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जीव जंतु वनस्पति क्या है खतरे में है, उसको हम क्या बोलते थे, हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो क्या है खतरे में देखने को मिलेगा। चलिए, एक होता है आपका हॉप स्पॉट, हॉट स्पॉट देख लिए, एक होता है हॉप स्पॉट। क्या है, एक होता है हॉप स्पॉट। देखिए, जो हॉट स्पॉट होते हैं समझे मैंने क्या कहा, जो हॉट स्पॉट होते हैं, मैंने क्या कहा था, हॉट स्पॉट वो किसके लिए है, वो किसके लिए है, वो स्थलीय जीवों के लिए, स्थलीय जीव जंतु के लिए, स्थलीय जीव जंतु। ठीक है, और हॉप जो स्पॉट्स हैं वो किसके लिए है, जलीय जीव जंतु। किसके लिए, जलीय जीव जंतु, जीव जंतु। तो भाई साहब स्थल में ही तो नहीं पाएंगे, जल में ही तो पाएंगे। मगरमच्छ है, मछली है, सर्प है, ठीक है, आदि आदि जो है जीव जंतु पाए जाएंगे। डॉल्फिन वगैरह है, ठीक है, क्या है, डॉल्फिन वगैरह हैं। तो ऐसे क्या है जीव जंतु पाए जाएंगे, और उसको भी तो संरक्षण प्रदान करना है, उसको भी तो क्या है हमें क्या हॉट स्पॉट की देखिए हॉट स्पॉट की कैटेगरी में आएगा तो वो संरक्षण प्रदान होगा। ठीक है, जब खतरे के निशान में आएंगे, खतरे के कैटेगरी में आएंगे, तभी तो हम जो है सरकार, ये राज्य सरकार, भारत सरकार क्या करेगा, उसको अलग अलग स्थानों पर क्या करेगा, संरक्षित करेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, जलीय जीव जंतु। तो जलीय जीव जंतु या बोल सकते हैं समुद्री जीव जंतु, जली मतलब समुद्री, समझ गए। ठीक है, जलीय जीव जंतु मतलब समुद्र हो सकता है, तालाब हो सकता है। ठीक है, तो जलीय जीव जंतु को संरक्षण प्रदान जो है सॉरी जंतु को संरक्षण प्रदान करने हेतु उठाए गए क्या है कदम वाले क्षेत्र। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर जलीय जीव जंतु को संरक्षण प्रदान करे, उसको हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट का। और ये हॉट स्पॉट शुरू हुआ था, स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट एक मिशन की तहत। ठीक है, और उसको किस नाम से जाना जाता है, कब किस प्रकार से स्टार्ट किया था, किस प्रकार से, इसको ब्लू मिशन के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। किस मिशन, ब्लू मिशन। ब्लू मिशन कहने का मतलब है यहाँ पर जितने भी जलीय जीव जंतु उसको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, क्या है, संरक्षण प्रदान करना है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में कम से कम लगभग 50 क्या है, 50 हॉप स्पॉट पाए गए। हॉप स्पॉट 50 हॉप स्पॉट की संख्या। और भारत की बात करें तो 50 में से भारत में 2 ऐसे स्थान हैं जो है क्या है, हॉप स्पॉट है। एक है आपका लक्षद्वीप, क्या है आपका लक्षद्वीप, और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार जो है 2 क्षेत्र हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्थलीय जीव जंतु को संरक्षित करना है या उसको चिन्हित करना है, वो हॉट स्पॉट हो गया। ठीक है, और जो जलीय जंतु के लिए क्या हो गया है, वो हॉप स्पॉट हो गया। तो दोनों में क्या है, अंतर है, हॉप स्पॉट है और क्या है, हॉट स्पॉट है। ठीक है, चलिए हो गए भाई।
सॉरी, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं, इसके बाद एक और है जिसे हम बोलते हैं लाल सूची, या जिसे कहा जाता है रेड डेटा बुक। क्या कहते हैं? लाल सूची, या जिसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। चलिए एक होता है लाल सूची, लाल सूची, या जिसे कहा जाता है रेड लिस्ट। ठीक है, क्या जिसे हम कह सकते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, अब ये है क्या चीज, लाल सूची क्या है, रेड डेटा बुक क्या है। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूं क्या है लाल सूची या रेड डेटा बुक। इसके पहले हम क्या देखे थे भाई, कि हमने कहा था कि चिन्हित किया जा रहा है वो खतरे वाले स्थानों को, जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधों को क्या है, खतरा है, उन स्थानों को क्या कर दिया, चिन्हित कर दिया। ठीक है, अब वहाँ के जो जीव जंतु है, जो जीव जंतु खतरे में हैं, जिनकी कुछ प्रजातियां खतरे में होने वाली, जैसे आप देखते हैं डायनासोर पहले देखते थे। ठीक है, डायनासोर देखते थे। ठीक है, जेब्रा देखते थे। ठीक है, डायनासोर देखते थे, अब उसकी जो है वो खत्म ही हो गया है। डायनासोर अभी दिखता है क्या? नहीं दिखता। पहले ज़माने आप देखते थे डायनासोर देखते थे। ठीक है, तो ऐसे कई ऐसे जीव जंतु हैं जो लगातार क्या बने हुए हैं, खतरे की आशंका जताई जा रही है। खतरा जो है वो जो है बोल सकते हैं संकटग्रस्त है। ठीक है, जो विलुप्त होने के कगार में है, जो खतरा है, जो संकटग्रस्त है, ऐसे जीव जंतु को क्या करते हैं, रेड सूची में या लाल सूची में, या जिसे कहते हैं रेड डेटा बुक में चिन्हित किया जाता है, और चिन्हित करके उनको सूची में उतार करके उनको अलग अलग स्थानों में हम क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, ताकि भविष्य में वो क्या ग्रोथ कर सके। जैसे आप देखते हैं, ठीक है, जब से आप देखते हैं कि लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में भी अभ्यारण्यों वगैरह में, राष्ट्रीय उद्यानों वगैरह में अलग अलग स्थानों से क्या है, जीव जंतु लाए जा रहे हैं। ठीक है, जीव जंतु लाए जा रहे हैं, उनका ग्रोथ किया जाए ताकि उनकी जो है प्रजातियां विकसित हो सके, उनकी प्रजातियों में ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो यही है लाल सूची, कुछ नहीं है कि जो संकटग्रस्त प्रजाति है, जिन जंतुओं की जो है जो विलुप्त होने के कगार में है, ऐसे जीव जंतु की प्रजातियों को क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसका जो है लिस्ट बनाते हैं कि भाई साहब फलाना फलाना प्रजाति की जो है जीव जंतु है, उनका लिस्ट बनाया जाता है, और उन्हीं लिस्ट के आधार पर उनको संरक्षण प्रदान की जाती है, अलग स्थानों में ले जाकर या उनके वास स्थानों में ले जाकर संरक्षण प्रदान की जाती है, ताकि वो वृद्धि कर सके, ताकि वो जो है, ठीक है, उनकी जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार है वो कम हो सके। ठीक है, विलुप्त ना हो इसके लिए। ठीक है, तो एक प्रकार से जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो बस वही है लाल सूची क्या है, हम बात करेंगे। आप समझ गए? चलिए इसको पहले लिख लेता हूं। वैश्विक स्तर पर जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन क्या कहलाता है, रेड लिस्ट में प्रस्तुत करते हैं। आकलन क्या करते हैं,
रेड लिस्ट में या लाल सूची में प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तुत की जाती है और ये तैयार करने वाले, वैश्विक स्तर पर तैयार करने वाले एक है जिसका जो हम कह सकते हैं IUCN, ठीक है। और इसको हम IUCN जिसका फुल फॉर्म क्या है भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या है इसका फुल फॉर्म है IUCN। और IUCN द्वारा क्या की जाती है, ये रेड डेटा बुक प्रस्तुत की जाती है ठीक है। एक प्रकार की वैश्विक स्तर की ये संस्था है, ठीक है। और ये संस्था क्या करती है, रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है, रेड डेटा बुक क्या करती है, प्रकाशित करती है, प्रकाशित करती है, ठीक है। एक बुक प्रकाशित करती है और बुक में क्या होता है, उन संकटग्रस्त प्रजातियों के लिस्ट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको ये कैसे जो है, इसका जो आधार भी तो होगा भाई, कोई ना आधार होगा, कोई ना कोई मानक होगा जिसके आधार पर हम जो है इसको जो है प्रकाशित करेंगे, ठीक है। तो देखा जाता है कि यदि वह जीव जंतु 50 वर्षों तक, ठीक है, 50 वर्षों का, ठीक है, 50 वर्षों का रिकॉर्ड रखते हुए क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि अगर 50 वर्षों तक वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर मान के चले 50 वर्षों तक दिखाई नहीं दे, तो वो हम उसको मान लेते हैं कि पूरी तरह से क्या हो गए, ये विलुप्त हो गए हैं, पूरी तरह से, ठीक है, विलुप्त हो गए हैं, ठीक। विलुप्त होने की प्रजाति जब 50 वर्षों का रिकॉर्ड रखते हैं और 50 वर्षों तक अगर कोई जीव नहीं दिखाए जाते, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया डायनासोर, तो डायनासोर को रेड लिस्ट में उतारे होंगे और 50 वर्षों तक देखे होंगे, ठीक है। इनका आकलन किए होंगे कि भाई सब 50 वर्षों में इनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं विलुप्त हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए, उसकी प्रजाति वगैरह सब खत्म हो गए। तो 50 वर्षों के आधार पर रिकॉर्ड ये रखी जाती है, कौन, रेड लिस्ट में जो है, ठीक है, रखी जाती है रेड डेटा बुक। तो देखिए बुक होगा, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बुक रहता है, IUCN द्वारा प्रकाशित क्या होता है, समझिएगा, IUCN द्वारा प्रकाशित क्या होता है, एक बुक होता है, जो भी है, बना तो नहीं, जैसे भी है, चलिए इस प्रकार से मान के चलिए कोई बुक है, ये क्या है, रेड डाटा बुक, और रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है, IUCN द्वारा क्या किया जाता है, रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है। इस रेड डेटा बुक में क्या होते हैं, कुछ पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ क्या कहलाता है, इसमें क्या है, 2 पृष्ठ होते हैं। एक होता है आपका रेड पृष्ठ, ठीक है, या जिसे बोलते हैं रेड डेटा बुक में, रेड लिस्ट में, ठीक है, एक तो गुलाबी पृष्ठ होता है, और इसमें एक होता है हरी पृष्ठ, ठीक है, हरी पृष्ठ। इस रेड डेटा बुक में 2 पृष्ठ होते हैं, एक गुलाबी पृष्ठ, ठीक है, रेड डेटा बुक के रेड लिस्ट में, रेड डेटा बुक के किसमें,
रेड लिस्ट में क्या होते हैं, गुलाबी पृष्ठ होते हैं, और हरे पृष्ठ होते हैं, ठीक है, पिंक और ग्रीन। और इसमें क्या क्या होते हैं, गुलाबी पृष्ठ में उन जीव जंतु को दर्शाया जाता है जो अति संकटग्रस्त है। क्या है, अति संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त प्रजाति, अति संकटग्रस्त प्रजाति के लिए क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है, ठीक है। और हरी पृष्ठ में जो जीव जंतु या पौधे ग्रोथ हो रहे हैं, या जीव जंतु या पौधे वृद्धि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उसको किस में दर्शाता है, हरी पृष्ठ में दर्शाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि IUCN द्वारा क्या किया जाता है कि ये 50 वर्षों का रिकॉर्ड रखकर ये जो है रेड डेटा बुक निकालते हैं। इस रेड डेटा बुक में क्या होता है, रेड लिस्ट होता है, और इस रेड लिस्ट के 2 पृष्ठ होते हैं, एक गुलाबी पृष्ठ होता है, एक हरी पृष्ठ होता है। गुलाबी पृष्ठ में देखिए, रेड लिस्ट में तो दर्शाती है, देखिए जैसे मान के चलिए मैंने टॉपिक लिया, तो टॉपिक क्या लिया, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक लिया तो उसको आप मान के चलिए रेड लिस्ट है, और बायोडाइवर्सिटी को 2 भागों में मैं पढ़ लिया, ठीक है, एक पेड़ पौधे के हिसाब से पढ़ लिया, एक जीव जंतु के हिसाब से पढ़ लिया, ठीक है। तो एक को मैं मान लेता हूँ गुलाबी पृष्ठ और दूसरे को मान लेता हूँ हरी पृष्ठ, तो वही है रेड डेटा बुक, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, एनवायरमेंट इन इकोलॉजी, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेड डेटा बुक। अब से कंपेयर करके अगर आप समझेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो रेड डेटा बुक क्या है, एक बुक है, और उस बुक में रेड लिस्ट है, और रेड लिस्ट के अंतर्गत क्या है, 2 पृष्ठ है, ठीक है, एक गुलाबी पृष्ठ है, हरी पृष्ठ है। तो रेड लिस्ट में तो पूरे संकटग्रस्त को दिखाएगा, जाहिर सी बात है, जितने भी संकटग्रस्त है, चाहे वो अति संकटग्रस्त है, लोअर संकटग्रस्त है, कुछ भी संकटग्रस्त है, सबको दिखाएगा। लेकिन इसके भी अलग सब पार्ट है कि गुलाबी पृष्ठ में अति संकटग्रस्त प्रजाति के लिए क्या किया गया है, उसके लिए रखा गया है जो अति संकटग्रस्त प्रजाति है, कोई भी जीव जंतु, ठीक है, जो एकदम पूरी तरह से खत्म होने के कगार में है, ठीक है, उनकी जो है प्रजाति पूरी तरह से जो है नष्ट होने के कगार में है, ठीक है, वो खतरे में है पूरी तरह से, उसको हम किस में दर्शाते हैं, गुलाबी पृष्ठ में दर्शाते हैं। लेकिन जो प्रजाति क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रही धीरे धीरे, उनको संरक्षण प्रदान कर चुके हैं, संरक्षण दे चुके हैं हम उसको, ठीक है। ऐसी प्रजातियों को, चाहे जीव जंतु या पौधे को कैसे हम संरक्षण देते हैं, हम समझ गए थे, इन सिटू एक्स सिटू हम संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है, अभ्यारण्य में रखकर उसको, जो राष्ट्रीय उद्यान में रखकर जैव मंडल बायोस्फीयर में जो है बायोस्फीयर रिजर्व में रखकर उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, अन्य स्थानों पर संरक्षण प्रदान करते हैं। और इनसे अगर ग्रोथ होता है, यहाँ से अगर ग्रोथ होता है, वहाँ के जीव जंतु ग्रोथ करने लगते हैं, तो उसको हम किस में उतार देते हैं, हरे पृष्ठ में उतार देते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा संकट में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका क्या किया जाता है, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है IUCN का, ठीक है। और इस रेड लिस्ट के अनुसार, ठीक है, इस रेड लिस्ट के इसके अनुसार अभी तक, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 76,000 ठीक है प्रजातियों में से 76,000 प्रजातियों में से 22,000 विलुप्त के कगार में है, विलुप्त के कगार में, आप सोच सकते हैं कगार में है, ठीक है। लगभग इनके अनुसार एक जो है सर्वे के अनुसार 76,000 कुल टोटल जीव जंतु पेड़ पौधे के 76,000 प्रजातियों में से 22,000 प्रजाति किसके कगार में है भाई साहब, लुप्त होने के कगार में है। तो सोच सकते हैं कितनी जो है बहुत भयानक संकट की स्थिति में है, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं लाल सूची की प्रजातियों को 9 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। लाल सूची की प्रजातियों को, ठीक है, उनके अलग अलग प्रजातियों के अंतर्गत, जैसे कि मैं यहाँ लिख के जो पढ़ के बता देता हूँ,
क्योंकि अभी समय नहीं है, टाइम हो चुका है हमारे क्लास का, तो मैं बता देता हूँ 9 प्रकार के ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। विलुप्त प्रजातियों के आंकड़े देते हैं, वन से विलुप्त प्रजाति के आंकड़े यहाँ पर आपको मिलेंगे, 9 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो मैंने कहा फर्स्ट विलुप्त प्रजातियाँ, वन से विलुप्त प्रजातियाँ, अति संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति, ठीक है, संकटापन्न कहना है खतरे के नज़दीक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, संकट मुक्त प्रजाति, ठीक है, तो संकट मुक्त लगभग वो संकट से मुक्त होने ही वाला है। आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति, जिनके आंकड़े भी नहीं हैं, लेकिन वो देखिए आंकड़े नहीं है कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, हमारे जानकार में तो हम जानते हैं 15, 20, 50 ही जीव जंतु के बारे में जानते हैं, उनके प्रजातियों के बारे में जानते हैं, शेर, भालू, बंदर, सांप, ठीक है, केकड़ा वगैरह जो भी है जो जानते हैं। लेकिन सोचे इतने सारे प्रजाति जिनके नाम भी हम नहीं जानते, जिनके जो प्रजातियों के नाम भी नहीं जानते, ऐसे प्रजाति जिनके आंकड़े हमें प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आंकड़े उपलब्ध नहीं है, आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 9 कैटेगरी में 9 वर्गों में क्या किया गया है, लाल सूची या रेड डेटा बुक जो है, और जो है लाल सूची क्या करते हैं, अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से वो क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, ठीक है, उसको संरक्षित करते हैं। तो हम कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि 9 वो कैटेगरी देखेंगे, ठीक है, जैसे विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, संकट मुक्त प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति, तो कौन कौन से जीव किस किस लिस्ट में आता है, कौन कौन से जीव किस किस लिस्ट में आता है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो कल तीसरा क्लास होगा इसका, तो कल भी तो नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि कल यही समय लग जाएगा। और फिर उसके बाद वाले क्लास में राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना, जैसे कि मैंने कहा बाघ परियोजना है, हाथी परियोजना है, हुंगल परियोजना है, गिद्ध परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना, समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गेंडा परियोजना, गिर सिंह परियोजना आदि बहुत सारे अलग अलग जीव जंतुओं को क्या करना, संरक्षित करने के लिए परियोजना बनाई गई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये सारे परियोजनाएं। तो ये भी हम देखेंगे। फिर जब परियोजना खत्म हो जाएगा, जब हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त, तो हम क्या करेंगे, जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जैसे पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, एचली लक्ष्य, ये क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आपका अभी 2 क्लास अभी और है, मेरे ख्याल से 2 क्लास अभी और होगा, ये आई थिंक दूसरा क्लास है, तो 2 क्लास और लगेगा, और 2 क्लास के बाद ये हो जाएगा आपका फिनिश, ये हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम प्रदूषण वगैरह चलेंगे, फिर आपका जलवायु परिवर्तन देखने को मिले, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, क्लाइमेट चेंज, वो हम बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम रुकते हैं अभी यहीं पर, आप हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए क्योंकि समय हो चुका है क्लास का, ठीक है। तो रेड डेटा बुक को कल से फिर शुरू करेंगे, थोड़ा हल्का, फिर यही इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर आगे हम देखेंगे इनके 9 कैटेगरी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से जीव को किस किस कैटेगरी में फिट किया गया है, कौन सा संकटग्रस्त है, कौन सा संकटापन है, कौन सा विलुप्त होने के कगार में है, कौन सा क्या है, वो सारे हम बातें करेंगे। तो ये आज का दूसरा भाग था बायोडायवर्सिटी का, और कल लाएंगे आपका तीसरा भाग। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, सीजी कॉम्पिटिटर्स पर लगे रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का नया क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी 5-6 क्लास हुआ है अभी तक फिलहाल देखा जाए तो, ठीक है, तो अभी लंबा चलेगा ये, ठीक है। तो साइंस में बायोलॉजी खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म हो गया, चौथा साइंस का पोर्शन है बायोडायवर्सिटी, कहने का मतलब है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। फिर 5वां आएगा आपका टेक्नोलॉजी, तो 5 पोर्शन है साइंस का, 5 को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, सब खैर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में, फिर बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।